हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो सबसे पहले तो देखो असेसमेंट क्या होता है, कंप्यूटेशंस ऑफ इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब देखो हिंदू अनडिवाइडेड का मतलब होता है एक हिंदू परिवार जिसका प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं हुआ है, यानी कोई बंटवारा नहीं हुआ है, यानी जॉइंट फैमिली आप कह सकते हो। तो एक जॉइंट फैमिली का टोटल इनकम निकालना, उसका टैक्स लायबिलिटी निकालना, हम उसको बोलते हैं असेसमेंट ऑफ HUF। अब देखो इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि एक हिंदू जो अनडिवाइडेड फैमिली है, एक जॉइंट फैमिली जो है, अगर उसकी कोई इनकम होती है जॉइंट प्रॉपर्टी के थ्रू, जॉइंट फंड्स के थ्रू, कोई अगर वो बिजनेस करते हैं मिलके एक फैमिली के रूप में, तो उससे जो इनकम आएगी HUF की, उस इनकम का कैसे कैलकुलेशन होगा, उसको कुछ डिडक्शन मिलेगी तो कैसी डिडक्शन मिलेगी, कौन सी डिडक्शन मिलेगी, कौन सी डिडक्शन नहीं मिलेगी, और कैसे उसकी टैक्स लायबिलिटी निकलेगी। तो इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि एक HUF एक जॉइंट फैमिली की जो इनकम होती है उसके बिजनेस से, तो उस बिजनेस इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसकी जो अदर इनकम है वो कौन से हेड में जाएगी, और उसकी कैसे टैक्स लायबिलिटी निकाली जाएगी। तो असेसमेंट मीन्स कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए जॉइंट फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स जॉइंट फैमिली जिसका पार्टीशन नहीं हुआ है, जिसका बंटवारा नहीं हुआ है। तो देखो HUF इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट पर्सन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 31 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब देखो HUF को ट्रीट किया गया है एक सेपरेट पर्सन माना गया है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 31। देखो सेक्शन 2 क्लॉज 31 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पर्सन को डिफाइन किया गया है, और पर्सन में 7 कैटेगरी है पर्सन की, यानी इंडिविजुअल, HUF, AOP, BY, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी। तो 7 पर्सन जो है उसको डिफाइन कर रखा है पर्सन की कैटेगरी में। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि हम पर्सन इन 7 को मानेंगे। तो HUF भी एक अलग से एक सेपरेट पर्सन है, एक असेसमेंट पर्पज़ के लिए, एक टैक्सेशन पर्पज़ के लिए। इनकम टैक्स एक्ट में HUF का एक अलग सेपरेट एंटिटी होता है, एक सेपरेट दर्जा है। उसके बाद जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसको देखो इनकम टैक्स में डिफाइन नहीं किया गया है। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन उसको हिंदू लॉ में डिफाइन किया गया है। तो अंडर हिंदू लॉ एन HUF इज ए फैमिली। HUF क्या है? एक फैमिली है विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स लीनियरली डिसेंडेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। मतलब हिंदू लॉ में बताया गया है कि HUF का मतलब फैमिली होता है जिसमें सारे पर्सन्स आते हैं, मतलब एक कॉमन एंसेस्टर होता है, एक पूर्वज, सामान्य पूर्वज जिसके डिसेंडेंट्स होते हैं, यानी उनके वंशज होते हैं, और उसमें शामिल है देयर वाइफ, उनकी वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर्स, यानी मोटा मोटी वॉल्यूम है। तो हिंदू लॉ बोलता है कि HUF नाम से प्रतीत हो रहा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब एक जॉइंट फैमिली जिसके अंदर एक पूर्वज होते हैं, उसके वंशज होते हैं। अब मैं बात करूँ पूर्वज की, तो यहाँ पे 3 पीढ़ी कंसिडर की गई है, 3 पीढ़ी तक जो भी, जैसे फादर, ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी पिता और उस दादा और परदादा, यहाँ तक 3 पीढ़ी तक जो है वो लीनियरली डिसेंडेंट माने जाते हैं। यानी जो भी उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी होगी, जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी होगी, उसमें जो उनके वंशज होंगे 3 पीढ़ी तक, वो सारे के सारे ही फैमिली के मेंबर्स माने जाते हैं, और उनमें प्रॉपर्टी का उनको हक होता है, अधिकार होता है। तो हिंदू लॉ में डिफाइन कर रखा है कि HUF एक फैमिली है जिसके अंदर एक फैमिली है जिसके अंदर एक पूर्वज होता है, उसके वंशज होते हैं, उनकी वाइफ्स होती है, और अनमैरिड डॉटर होती है। उसके बाद बोला कि भाई देखो जैन और सिख फैमिलीज जो है उसको भी एक ट्रीट किया गया है HUF की तरह अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961।
जैन और सिख फैमिलीज को भी HUF की तरह ही ट्रीट किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, क्योंकि जैन सिख फैमिलीज जो है ये गवर्न नहीं होती हिंदू लॉ के तहत, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि हम आपको एक HUF की तरह ट्रीट करेंगे। अगर आप साबित कर सकते हो कि आप HUF नहीं हो तो आप साबित कर दो कोर्ट में, अदरवाइज आपको ट्रीट किया जाएगा एक HUF की तरह ही फॉर द इनकम टैक्स पर्पस। उसके बाद देखो HUF जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, इट इज़ क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली बनता है, इट्स ए गॉड गिफ्टेड, ये भगवान की देन है। जैसे मैं आपकी अपनी बात करूं कि मैं एक हिंदू, जैसे ही मेरी शादी हुई आफ्टर मैरिज एक बच्चे का जन्म हुआ तो हमारा क्या बन जाएगा, HUF बन जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इट्स ए गॉड गिफ्टेड। तो HUF जो है वो ऑटोमेटिकली बनता है, ना कि कोई कॉन्ट्रैक्ट के तहत, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत इसको बनाया नहीं जा सकता, ये ऑटोमेटिकली बनता है। HUF ऑटोमेटिकली बाय गॉड गिफ्टेड ये क्रिएट होता है। तो जो जॉइंट प्रॉपर्टी होगी HUF की, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो जॉइंट प्रॉपर्टी होगी, उसको जो मैनेज करेगा वो उसको हम बोलते हैं कर्ता, यानी जो हेड ऑफ द फैमिली या सीनियर मेंबर्स जो होगा आपस में डिसाइड करके एक बंदे को उसका हेड बनाया जाएगा, जो उसको प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, उसको हम बोलते हैं कर्ता। और कर्ता कौन हो सकता है, कैन बी फादर और अदर सीनियर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जिसको हम कर्ता बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है देखो कि सीनियर मेंबर्स ही कर्ता हो, कर्ता कोई भी हो सकता है, आपसी सहमति के अनुसार आपस में कंसेंट करके सारे मेंबर्स राजी हो तो इसमें जो कर्ता है वो लेडीज़ भी बन सकती है, और सारे घर में माइनर्स हो तो लेडीज़ भी कर्ता बन जाती है, या कोई और मेंबर भी कर्ता बन सकता है। तो कर्ता कोई भी बन सकता है। उसके बाद देखो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं भैया। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो मेंबर्स होंगे वो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। पहले होते हैं को पार्टनर्स, नाम से ही मालूम पड़ रहा है, इसका तो हिंदी में मीनिंग होता है उत्तराधिकारी। देखो को पार्टनर्स उत्तराधिकारी, नाम से ही मालूम पड़ रहा है इसका मीनिंग, यानी उत्तराधिकारी मतलब जिसका प्रॉपर्टी में हक हो। तो यहाँ पर को पार्टनर्स का मतलब होता है लीनियल मेल डिसेंडेंट्स, जो मेल डिसेंडेंट्स है ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन्स के अप टू ए 3rd जनरेशंस हु एक्वायर्स ए राइट इन द एंसेस्टर प्रॉपर्टी बाय बर्थ। यानी को पार्टनर में कौन आएंगे, एक पर्सन्स के जो लीनियल मेल डिसेंडेंट होते हैं, उनके जो वंशज है 3 पीढ़ी तक, जो जिसके पास राइट होता है, अधिकार होता है, उनकी पूर्वजों की जो संपत्ति होती है उसमें अधिकार होता है 3 पीढ़ी तक, वो बाय बर्थ जन्म से ही उनको अधिकार मिल जाता है प्रॉपर्टी में, राइट के अधिकार मिल जाता है प्रॉपर्टी में शेयर के लिए। एंड हु हैज़ राइट टू डिमांड पार्टीशंस इन द HUF प्रॉपर्टी, और जो HUF प्रॉपर्टी में पार्टीशन के लिए डिमांड कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं। तो को पार्टनर क्या होता है, एक पर्सन्स उसकी 3 पीढ़ी तक जो भी उसके वंशज होंगे वो सारे को पार्टनर्स होते हैं। बाय बर्थ जन्म से ही वो क्या बन जाएंगे, उस एंसेस्टर प्रॉपर्टी में उनका राइट हो जाता है और वो डिमांड कर सकते हैं प्रॉपर्टी में अपने हक की। लेकिन 2005 के अंदर, आई थिंक 9 सितंबर 2005 में एक हिंदू लॉ के अंदर जो 1956 है उसमें अमेंडमेंट हुआ और हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 आया, जिसमें बताया गया कि जो डॉटर है वो भी को पार्टनर बन सकती है बाय बर्थ, यानी डॉटर ऑफ ए को पार्टनर सेल बाय बर्थ बिकम ए को पार्टनर, यानी एक जो लड़की होगी, जो बेटी होगी, वो भी जन्म लेते ही एक फैमिली के अंदर वो भी क्या बन जाएगी, को पार्टनर बन जाएगी इन द सेम मैनर एज सन। जैसे कि बेटा जन्म लेते ही उसको एक तरह से राइट मिल जाता है प्रॉपर्टी में और पार्टीशन के लिए डिमांड कर सकता है, उसी तरीके से एक लड़की भी जैसे ही पैदा होती है जन्म से ही वो भी एक को पार्टनर बन सकती है, बन जाती है, और वो पार्टीशन के लिए डिमांड भी कर सकती है। तो 2005 में पहले क्या था, सिर्फ लड़का ही को पार्टनर होता था, लेकिन 2005 में एक अमेंडमेंट आया हिंदू एक्ट के अंदर, उसमें बताया गया ना डॉटर भी जो है वो भी को पार्टनर होगी जन्म से ही, और उसको भी बेटे की तरह सारे अधिकार मिलेंगे। तो मेंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं HUF के अंदर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक जॉइंट फैमिली जिसका पार्टीशन नहीं हुआ है,
उसके 2 मेंबर्स होते हैं, 2 तरीके के। एक होता है को पार्टनर, यानी जिसका प्रॉपर्टी में अधिकार होता है बाय जन्म से, और 3 पीढ़ी तक जो भी वंशज होते हैं उन सभी का जन्म से ही अधिकार हो जाता है पूर्वज की संपत्ति के अंदर। दूसरा है अदर मेंबर्स। तो देखो अदर मेंबर्स में आएंगे, इंक्लूड्स है इसमें वाइफ्स ऑफ मेल मेंबर, जो मेल मेंबर्स उनकी जो वाइफ्स है, उनकी जो पत्नी है वो आएगी। फैमिली में जो मेल मेंबर्स होंगे उनकी वाइफ्स शामिल है, एंड अदर मेल मेंबर्स। इसके अलावा जो विडोज है, डिजीज मेल मेंबर की, यानी किसी मेंबर जिसकी मृत्यु हो गई उसकी जो विधवा होगी वो भी अदर मेंबर्स में काउंट होती है। उसके बाद देखो जो हिंदू लॉ के अनुसार जो HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसको गवर्न किया गया है 2 स्कूल से, यानी 2 स्कूल ने इसके बारे में बताया है। 2 स्कूल इसको गवर्न करते हैं। देयर आर टू स्कूल्स हु गवर्न HUF। HUF को गवर्न करने वाले 2 स्कूल हैं। एक है दया भागा। अब नाम से ही मालूम पड़ रहा है, देखो दया और भागा, भागा की फीलिंग होती है इसमें। भागा मतलब यहाँ पर जो बच्चा है, जो बेटा है, वो अपने पिता को, अपने फादर को भगाने की कोशिश करता है, यानी जब तक प्रॉपर्टी पे उसके फादर का हक, यानी फादर जब तक फादर जिंदा है तब तक बच्चा जो है उसको राइट नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पर बच्चा फादर को भगाने की कोशिश करता है, यानी आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर चाइल्ड एक्वायर्स द राइट इन द प्रॉपर्टी। तो दया भागा देखो ये जो प्रिवलेंट है वेस्ट बंगाल एंड आसाम में, ये प्रचलित था वेस्ट बंगाल आसाम के अंदर। एज पर दिस स्कूल, इस स्कूल के अनुसार नो बॉडी एक्वायर्स राइट इन द प्रॉपर्टी, किसी को भी प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं मिलता एज लॉन्ग एज फादर और हेड ऑफ द फैमिली इज अलाइव, जब तक कि फादर या फैमिली का हेड जिंदा है। दया भागा, बेटा भगाने की कोशिश करता है पापा को, फादर को। देखो नाम में ही मीनिंग छपा हुआ है, दया भागा। तो यहाँ पर जब तक फादर या हेड ऑफ द फैमिली जिंदा है, कोई भी राइट नहीं मिलता प्रॉपर्टी के अंदर बच्चे को, चाइल्ड को। एक होता है मिताक्षरा, मित्र। जैसे ही बच्चा जन्म लिया प्रॉपर्टी में उसका हक हो जाता है। तो मिताक्षरा जो स्कूल है ये जो है ये प्रिवलेंट है, प्रचलित है रेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब वेस्ट बंगाल आसाम को छोड़कर ये बाकी जगह पर प्रचलित था। तो एज पर दिस स्कूल, इस स्कूल के अनुसार चाइल्ड एक्वायर्स राइट इन द प्रॉपर्टी बाय बर्थ, जन्म लेते ही बच्चे को प्रॉपर्टी के अंदर अधिकार मिल जाता है। तो अगर मैं मोटा मोटी बोलूँ तो देखो दया भागा जो है वो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओनरशिप बाय डेथ, यानी दया भागा की मैं अगर बात करूँ तो देखो दया भागा इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि यहाँ पर जो हक मिलेगा मालिकाना वो डेथ से मिलेगा, मृत्यु से मिलेगा। यानी जब तक फादर जिंदा है दया भागा में बच्चे को प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही डेथ होती है बच्चे को अधिकार मिल जाता है। तो आप कह सकते हो दया भागा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओनरशिप बाय डेथ, यानी जो मालिकाना हक आएगा वो मृत्यु पे आएगा। और मिताक्षरा में आप कह सकते हो कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओनरशिप बाय बर्थ, यहाँ पर जो मालिकाना हक आएगा वो आएगा जन्म से। याद करने का तरीका। और जो जॉइंट प्रॉपर्टी होती है वो उसको कर्ता मैनेज करता है, ये मैंने आपको बता दिया। और कर्ता जो होता है फादर ही हो सकता है या अदर सीनियर मेंबर हो सकते हैं फैमिली के, या फिर आपस में सहमति करके कोई भी मेंबर बन सकता है। वो एक वुमेन भी, अगर सारे घर में माइनर चाइल्ड हो तो एक वुमेन भी जो है वो भी कर्ता बन सकती है। उसके बाद देखो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसकी जॉइंट प्रॉपर्टी होती है। तो जॉइंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है वो देख लो आप। तो इस लेक्चर में आपको बता रहा हूँ कि एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो एक जॉइंट फैमिली है उसकी जॉइंट प्रॉपर्टी होती, जॉइंट फंड्स होता है। तो वो अगर कोई बिजनेस करते हैं आपस में मिलके, पूरा फैमिली पूरा परिवार जब बिजनेस करता है आपस में, तो उस बिजनेस से उनको इनकम आएगी। तो उसका इनकम का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, तो ये बिफोर पार्टीशन बता रहा हूँ मैं आपको कि बंटवारे से पहले अगर कोई जॉइंट फैमिली अगर जॉइंट प्रॉपर्टी के थ्रू, जॉइंट फंड्स के थ्रू कोई बिजनेस करती है आपस में, और तो उस बिजनेस से जो इनकम आएगी उनकी, उसको कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे टैक्सेबिलिटी निकालनी है,
इस लेक्चर में बता रहा हूँ आपको। सेकंड लेक्चर में आपको बताऊंगा कि आफ्टर पार्टीशन यानी बंटवारे के बाद कैसे असेसमेंट होगा एचयूएफ का, लेकिन ये बिफोर पार्टीशन से। तो एचयूएफ के अंदर एक जॉइंट फैमिली आपस में मिलकर एक बिजनेस करते हैं, उससे जो इनकम आएगी उसकी टोटल इनकम कैसे निकालनी होती है, कैसे उसका टैक्स लायबिलिटी निकालना होता है, ये सब चीज़ें आप समझ रहे हैं। तो मैंने आपको अभी तक बताया है कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जो एक जॉइंट फैमिली है, वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डिफाइन नहीं कर रखा, वो एक हिंदू लॉ में डिफाइन कर रखा है। उसको एक फैमिली बताया गया है जिसमें एक एंसेस्टर होता है कॉमन, जिसके मेल डिसेंडेंट्स होते हैं, यानी एक पूर्वज होता है, उसके वंशज होते हैं और जन्म से ही उनको प्रॉपर्टी में राइट मिल जाता है। उसके बाद एक डॉटर जो होती है उसको भी एक कोपार्सन माना गया है। जो मेंबर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कोपार्सन जिसको हम बोलते हैं उत्तराधिकारी, यानी प्रॉपर्टी जिसका अधिकार हो, प्रॉपर्टी जिसका हक हो। तो यहाँ पर लड़की भी और मेल डिसेंडेंट्स भी फैमिली मेम्बर बाय बर्थ ही उनको को-पार्टनर वो बन जाते हैं, वो उत्तराधिकारी बन जाते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ जॉइंट प्रॉपर्टी की। तो मीनिंग ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टी क्या होगा? जॉइंट प्रॉपर्टी जो है एक फैमिली की, वो कंसिस्ट ऑफ, उसमें शामिल होगा एंसेस्टर प्रॉपर्टी, यानी जो पूर्वजों की जो संपत्ति है वो शामिल होगी इसमें। एक्विजिशन का मतलब होता है कोई संचय, कोई मतलब फंड इकट्ठा किया हुआ है, जमा कर रखा है, वो एक्विजिशन होता है। एक होता है एक्विजिशन विद जॉइंट फंड, यानी आपस में जॉइंट फंड से कुछ एक्वायर किया, कुछ परचेज किया हो, ये सब आते हैं जॉइंट प्रॉपर्टी के अंदर। और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी किसी मेंबर की, यानी कोई फैमिली है बड़ी, उसके अंदर किसी मेंबर के पास अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं, मेरे फादर, मेरे मदर, मेरी सिस्टर, अगर मैं एज एन इंडिविजुअल मैं कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करता हूँ और उस प्रॉपर्टी को मैं बाद में एक कॉमनली यूज़ करते हैं, हम हमारी फैमिली में यूज़ करते हैं, तो उसको फैमिली प्रॉपर्टी माना जाएगा बाद में। उसके बाद फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू टेकन इनटू कंसिडरेशन वाइल कैलकुलेट द इनकम ऑफ एचयूएफ, यानी जब हम एचयूएफ की इनकम निकालते हैं, जब एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हम इनकम निकालते हैं तो कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले क्या बताया है? द इनकम फ्रॉम ए इम्पार्टिबल स्टेट, यानी अगर इम्पार्टिबल स्टेट का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जिसका लीगल रूप से कोई डिवीजन नहीं हुआ है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई लीगल रूप से डिवीजन नहीं हुआ है, तो जो भी उस प्रॉपर्टी का लीगल रूप से ओनर होगा उसी के हाथ में उसकी इनकम मानी जाएगी। तो इनकम फ्रॉम एन इम्पार्टिबल स्टेट इज टैक्सेबल अंडर द होल्डर ऑफ द स्टेट एंड नॉट इन द हैंड्स ऑफ एचयूएफ। अब कॉमन सी बात है, देखो एक एचयूएफ के अंदर, जैसे मैं अपनी बात कर लेता हूँ, अगर मेरे नाम से लीगल रूप से कोई प्रॉपर्टी है तो मैं उसका होल्डर हूँ, तो उससे जो भी इनकम आएगी वो मेरे हाथ में ही टैक्सेबल होगी, वो मेरी इनकम मानी जाएगी, ना कि एचयूएफ में। पूरे परिवार की इनकम नहीं मानी जाएगी वो। अगर मैं लीगल रूप से एक प्रॉपर्टी का मालिक हूँ तो वो मेरी मानी जाएगी। जैसे मेरे घर में सपोज कर लो 2 फ्लैट है और 2 भाई है हम, तो अगर मेरे फादर के नाम से वो प्रॉपर्टी जो है, दोनों प्रॉपर्टी लीगल रूप से मेरे फादर के नाम पे है, लेकिन मेरे फादर ने हम दोनों को दे दिया, यूज़ करने के लिए दे दिया, और उससे इनकम आ रही है सपोज, तो वो इनकम जो है वो हमारे हाथ में इनकम नहीं मानी जाएगी, वो मेरे फादर के हाथ में इनकम मानी जाएगी, क्योंकि लीगल रूप से ओनर कौन है? मेरे फादर है, हम तो सिर्फ यूज़ कर रहे हैं उसको। तो इम्पार्टिबल स्टेट यानी जो लीगल रूप से जिसका डिवीज़न नहीं हुआ है, ऐसी प्रॉपर्टी का जो होल्डर होगा, जो लीगल रूप से जो ओनर होगा, उसी के हाथ में ये इनकम मानी जाएगी, ना कि एचयूएफ यानी परिवार के हाथ में नहीं मानी जाएगी। उसके बाद इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशंस। अगर कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो कि बिना कंसीडरेशंस की कन्वर्जन कर देते हैं जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर, जैसे मेरी फैमिली है, मैं एज ए मेंबर, मैंने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर रखी है अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे, और मैं बिना कोई कंसीडरेशन, बिना कोई पैसे लिए हुए, कोई रुपए लिए हुए, उस प्रॉपर्टी को मैं अपनी फैमिली प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो वो एक तरह से डाइवर्जन ऑफ इनकम होता है। मेरी प्रॉपर्टी, मेरे खुद इंडिविजुअल कैपेसिटी पे जो प्रॉपर्टी ली गई है, अगर मैं उसको बाद में जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करता हूँ, तो इसका मतलब देखो वो जो प्रॉपर्टी से जो इनकम आएगी वो मेरे हाथ में ही इनकम मानी जाएगी, ना कि एचयूएफ, क्योंकि
अल्टीमेटली वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, मेरी खुद के द्वारा एक्वायर की गई प्रॉपर्टी है। मैं तो सिर्फ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और वो भी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, बिना कोई रुपए लिए हुए। मैं उसको फैमिली की, अगर मैं प्रॉपर्टी मान लेता हूँ, उसको फैमिली प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो उससे जो इनकम आएगी वो मेरी इनकम मानी जाएगी, ना कि एचयूएफ यानी फैमिली की इनकम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और मैंने उसको सिर्फ ट्रांसफ़र कर दिया, सिर्फ अपनी इनकम को बचाने के लिए, डाइवर्जन के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखो, एनी रेम्यूनरेशन और फीस रिसीव्ड बाय ए मेंबर, कोई भी एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर, कोई भी मेंबर जिसको कोई रेम्यूनरेशन मिलता है, रेम्यूनरेशन मतलब कोई सैलरी, बोनस, कमीशन मिलता है, कोई फीस मिलती है जैसे डायरेक्टर फीस ऑफ द एचयूएफ एज डायरेक्टर और पार्टनर ऑफ द कंपनी और फर्म, यानी अगर कोई मेंबर किसी फर्म में पार्टनर है, कंपनी में कोई डायरेक्टर है, तो उसको वहाँ से कोई रेम्यूनरेशन या फीस रिसीव होता है, और वो जो फीस और रेम्यूनरेशन उसको मिल रहा है वो इन्वेस्टमेंट करने से मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट किया उसने बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट में फ्रॉम द फंड्स ऑफ एचयूएफ, और जो फंड था वो पूरी फैमिली का था। अब देखो, पूरी फैमिली के फंड यानी एचयूएफ के फंड में से मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया एज ए मेंबर, तो वहाँ से मुझे क्या मिला, डायरेक्टर के रूप में मुझे कोई फीस मिली, या कोई फर्म में मैं पार्टनर हूँ वहाँ से मुझे कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है। तो भैया वो जो इनकम होगी वो एचयूएफ की होगी, ना कि मेरी, क्योंकि वो जो इन्वेस्ट किया है मैंने, वो मैंने अपनी फैमिली के फंड में से इन्वेस्ट किया है वहाँ बिजनेस में। तो वहाँ से जो भी मुझे फीस या मुझे जो रेम्यूनरेशन मिलेगा वो मेरी इनकम नहीं होगी, मेरी फैमिली की इनकम होगी, वो एचयूएफ की इनकम होगी, क्योंकि मैंने जो फंड इन्वेस्ट किया है वो एक कॉम्युनेट फंड में से किया है, वो जो एचयूएफ का फंड है वो। उसके बाद, बट इफ़ ए मेंबर अर्न्स फीस और रेम्यूनरेशन, अगर कोई मेंबर जो है वो फीस रेम्यूनरेशन लेता है एक डायरेक्टर के रूप में और एक पार्टनर के रूप में फॉर द सर्विस रेंडर, अगर यहाँ पे मैंने कोई सर्विस दी है कई फर्म के अंदर या कंपनी के अंदर एक डायरेक्टर के रूप में, अगर मैं खुद सर्विस दे रहा हूँ अपनी पर्सनल कैपेसिटी से, मतलब मेरे अंदर कोई खूबी है यानी एक एबिलिटी है, मैंने बीकॉम किया हुआ, सॉरी एमबीए किया हुआ है, तो इस एमबीए के बेस पे मैं एक कंपनी के अंदर डायरेक्टर हूँ, और मैंने सीए किया हुआ, तो मान लो मैं एक कंपनी के अंदर डायरेक्टर हूँ और मैं एक फैमिली का मेम्बर हूँ, लेकिन तो उस केस में मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी यानी मैं कोई सर्विस दे रहा हूँ कंपनी में, और उस सर्विस के बदले मुझे क्या मिल रहा है, रेम्यूनरेशन। तो वो जो रेम्यूनरेशन मुझे मिलेगा ना, वो मेरी इनकम होगी, ना कि एचयूएफ की, क्योंकि वो मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी, अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पे कोई सर्विस दे रहा हूँ, और सर्विस के बदले मुझे क्या मिल रहा है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है, मुझे कोई फीस मिल रही है, तो मेरी इनकम होगी, क्योंकि वो पर्सनल कैपेसिटी से मैं सर्विस दे रहा हूँ और मुझे मिल रहा है, ना कि वो एचयूएफ की इनकम नहीं होगी, फैमिली की इनकम नहीं होगी, वो मेरी इनकम मानी जाएगी। उसके बाद, एनी sum paid by an HUF, any sum paid by an HUF to a member of the family out of its income is not deductible in computing the income of family, यानी अगर एक HUF के मेंबर को, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के एक मेंबर्स को अगर HUF कोई अमाउंट पे करता है, एचयूएफ के द्वारा कोई अमाउंट पे की जाती है, एक फैमिली द्वारा कोई अमाउंट पे की जाती है एक फैमिली मेंबर्स को एक एचयूएफ की इनकम में से, तो जब एचयूएफ की इनकम में से जब एचयूएफ की इनकम निकाली जाएगी, तो जो अमाउंट जो आप पे कर रहे हो मेंबर को, वो फैमिली की इनकम निकालते वक्त, एचयूएफ की इनकम निकालते वक्त जो आपने सम पे किया है मेंबर को, आपको यानी फैमिली को यानी एचयूएफ को उस अमाउंट जो पे किए मेंबर को उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, दैट इज़ नॉट डिडक्टेबल, यानी उसकी कोई छूट नहीं मिलेगी। जैसे मैं अब सिंपल तरीके से समझाऊंगा आपको कि अगर कोई एचयूएफ मान लो एक इसका ये अपनी इनकम में से अपने किसी मेंबर को इनकम दे देता है, तो कहने का मतलब ये है जब ये एचयूएफ अपनी इनकम निकालेगा तो जो आपने मेंबर को पे की है वो अमाउंट की यहाँ पर एचयूएफ की जब इनकम निकालेंगे तो यहाँ पर डिडक्शन नहीं मिलेगी। उसके बाद, इफ़ एनी रेम्यूनरेशन इज पेड बाय एचयूएफ टू द कर्ता, अब देखो यहाँ पर अगर कोई रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है एचयूएफ द्वारा कर्ता को, कर्ता मतलब हेड ऑफ द फैमिली, जो बिजनेस को हैंडल करना है, जो मैनेज कर रहा है,
अगर वो कर्ता कोई एक्चुअल कोई अमाउंट पे करता है, रेम्यूनरेशन पे करता है, और रेम्यूनरेशन कब पे करता है, कब पे होता है, जब कर्ता वहाँ पर काम कर रहा है। तो मान लो अगर कोई एचयूएफ जो है वो रेम्यूनरेशन पे करता है कर्ता को ही रेम्यूनरेशन पे करता है, या किसी अदर मेंबर्स को पे करता है फॉर सर्विसेज, देखो ये वर्ड ध्यान रखना, फॉर द सर्विसेज। तो जो कर्ता और यानी अदर मेंबर्स रेंडर बाय हिम, जो भी सर्विसेज उन्होंने रेंडर की है उसके बदले अगर एचयूएफ जो है रेम्यूनरेशन पे करता है, यानी फैमिली बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए कर्ता को या फैमिली मेंबर्स को एचयूएफ कुछ रेम्यूनरेशन पे करता है, तो वो जो रेम्यूनरेशन होगा वो डिडक्टेबल होगा अगर वो रेम्यूनरेशन जो है वो एक वैलिड है, एक बोनाफाइड एग्रीमेंट के तहत है। यानी मैं बात करता हूँ एक एचयूएफ की, सपोज मेरी फैमिली हम एक बिजनेस कर रहे हैं और यहाँ पर मेरे फादर जो है, मेरे पिता ही उस बिजनेस को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल करने वाला कौन? कर्ता। अब देखो जो मेरे पिता है जो करता है वो पूरे बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं, तो अगर मैं किसी और पर्सन को हायर करता तो भी मुझे रेम्यूनरेशन पे करना होता। यहाँ पर मेरे फादर जो करता है वही इस बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं, वही बिजनेस में अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो उसके बदले एचयूएफ जो रेम्यूनरेशन पे किया जाएगा कर्ता को, यानी मेरे फादर जो है वो रेम्यूनरेशन लेंगे उसके लिए। तो उस रेम्यूनरेशन की जब हम एचयूएफ की इनकम निकालेंगे, फैमिली की इनकम निकालेंगे पीजीबीपी के अंदर, तो वहाँ पर उस रेम्यूनरेशन की जो मेरे फादर को पे किया जा रहा है उसकी डिडक्शन मिल जाएगी अगर वो अमाउंट वैलिड हुआ। वैलिड का मतलब जेन्युइन अमाउंट होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं, मतलब कहने का मतलब ये एक्सेस नहीं होना चाहिए, एक एग्रीमेंट के तहत होना चाहिए और इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फैमिली, और फैमिली के बिजनेस के इंटरेस्ट में वो अमाउंट पे होना चाहिए। और दूसरी बात, अधिक नहीं होना चाहिए, वो जेन्युइन होना चाहिए, तभी उस रेम्यूनरेशन की जो मेरे फादर को एज ए कर्ता मिला है, जब एचयूएफ यानी पूरी फैमिली की जब बिजनेस इनकम निकाली जाएगी तो उस बिजनेस इनकम में से वहाँ डिडक्शन मिल जाएगी रेम्यूनरेशन की, जो मेरे फादर यानी कर्ता को पे किया गया है उनकी सर्विस के लिए। उन्होंने बिजनेस को हैंडल किया है, अमाउंट जेन्युइन है, बोनाफाइड एग्रीमेंट के तहत है, अधिक भी नहीं है तो छूट मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी बिजनेस इनकम निकालते वक्त। उसके बाद सैलरी इज पेड बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टू इट्स कर्ता फॉर लुकिंग आफ्टर। अगर कोई एचयूएफ अपने कर्ता को लुकिंग आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखने के लिए, कुछ मतलब वो कुछ काम कर रहे हैं वहाँ पर एचयूएफ के अंदर, जो उनका बिजनेस है वहाँ पे काम करता है कर्ता, उस काम करने के बजाय उसका ध्यान रखने के लिए अगर उसको कोई सैलरी पे की जाती है कर्ता को, तो वो सैलरी एक डिडक्शन के रूप में अलाउड हो जाएगी एचयूएफ के हाथ में। जब एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अपनी जो पीजीबीपी की इनकम निकाली जाएगी उसकी, तो उसमें ये डिडक्शन ले लेगा सैलरी की जो इसने कर्ता को पे की है, क्योंकि कर्ता ने यहाँ पर लुकिंग आफ्टर है, वो यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं, वो एज ए एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उसको सैलरी जो दी जाएगी उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखो, इनकम फ्रॉम स्त्रीधन, नाम से मालूम पड़ रहा है स्त्रीधन इज नॉट इंक्लूडेबल इन द इनकम ऑफ फैमिली। कॉमन सी बात है, जो एक वुमेन होती है उसको जो भी उसके ब्रदर, उसके हस्बैंड या कोई रिलेटिव से मैरिज से पहले या मैरिज के बाद कोई गिफ्ट मिलता है और उस गिफ्ट को वो कहीं इन्वेस्ट कर देती, कुछ अमाउंट मिला है उसको कहीं इन्वेस्ट कर देती, उससे जो भी उसकी इनकम आएगी वो उसके हाथ में ही इनकम मानी जाएगी, ना कि वो फैमिली इनकम नहीं होती। तो जो भी उसको हस्बैंड से, भाई से, पिता से जो उसको गिफ्ट मिल रहा है शादी से पहले, शादी के बाद, तो वो उसका स्त्रीधन होता है। अब भले ही वो उसको कहीं भी इन्वेस्ट करती है तो वो उसकी इंडिविजुअल इनकम होगी, ना कि फैमिली की इनकम। तो मेरे बच्चों ये एक पहला पार्ट था जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई एचयूएफ का कैसे जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक जॉइंट फैमिली जब आपस में मिलकर कोई बिजनेस करती है तो उस बिजनेस की इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी, कैसे उसकी टैक्सेबिलिटी निकाली जाएगी। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि एचयूएफ क्या होता है, उनके मेंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए इनकम निकालते वक्त। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको कि एक एचयूएफ की टोटल इनकम कैसे निकालते हैं। टोटल इनकम यानी ग्रोस टोटल इनकम में से जब हम कुछ डिडक्शन दे देंगे 80C to 80U तो आपकी टोटल इनकम आ जाती है। और एक टॉपिक मैं उसमें डिस्कस करूँगा कि आफ्टर द पार्टीशन असेसमेंट कैसे होगा, यानी ये तो बिफोर पार्टीशन यानी बंटवारे से पहले कैसे टोटल इनकम निकाली जाएगी
और एक है आफ्टर पार्टीशन, बंटवारे के बाद कैसे असेसमेंट होता है एचयूएफ का। तो ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।